last part. We are into the some numerical part of that. मोबाईल द्या आम्हाला कोणता तरी मिळालती रात्री. कोणाचा तरी माईक चालू आहे. प्लीज प्लीज माईक प्लीज म्यूट दी माईक. So good morning friends. We will see some 2-3 numericals and then we will shift on to unit number 2. I expect that everybody must be listening to my voice as well as you could visualize the slides also. So we have seen the correlation between duty and delta. We have tried to understand what is duty and delta also. And then earlier we have seen how to what are the various field capacity, wilting coefficient, etc. They are all related to the. Then we have seen certain definitions of the intensity of irrigation, core period, etc. So based on that, the numericals are asked. This is a very typical numerical which has been asked in exam earlier. A water course, because we are learning. So we learning about the water requirement of crop. So we must apply it to our field uh, field experience. So this example is exactly on that. That the वाटर कोर्स इज देयर. वाटर कोर्स है ना, जो छोटा कैनाल रहता है जो खेती को पानी देता है, सबसे आखिरी वाला. ए वाटर कोर्स हैज ए कल्चरेबल कमांड एरिया CCA ऑफ 1200 हेक्टर्स. ठीक है, यानी इसको हम आउटलेट फैक्टर बोलेंगे, जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ा है आउटलेट फैक्टर वगैरह. यानी जो कमांड एरिया or the irrigation area at the outlet of the canal or at the inlet of the field is called as that outlet factor. ठीक है, तो है ना, मैंने इसलिए बोला कि थोड़े सब लोग यदि बिफोर टाइम आए तो बहुत अच्छा रहता है. सो वाटर कोर्स हैज ए कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 1200 हेक्टर्स. द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन वर्ड कमांड एरिया आ गया 1200 हेक्टर्स. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर ए क्रॉप ए इज 40%. कोई तो भी क्रॉप ए है, उसको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 40%, यानी जितना टोटल हेक्टरेज है उसका 40% ये क्रॉप ए में लिया जाता है ना. जैसे हमारे पास में समझो 1200 हेक्टर जमीन है, तो 1200 हेक्टर में से 40% यानी 480 हेक्टर जो है ये किसी टिपिकल क्रॉप ए के लिए होता है, उसको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बोलते हैं. बी के लिए 35% है, क्रॉप बी के लिए. बोथ द क्रॉप्स बीइंग रबी क्रॉप्स, है ना. रबी क्रॉप बोला है, खरीफ और रबी हमने पढ़ा है. बोथ द क्रॉप्स बीइंग रबी क्रॉप. क्रॉप ए हैज ए कोर. अब ये फिर से कोर आ गया, कोर पीरियड. कोर पीरियड ऑफ 20 days and crop B has a core period of 15 days. Calculate the discharge of the water course if the core depth for crop A is 10 centimeter and crop B is 16 centimeter. है ना, बहुत बार ये कोर पीरियड यूज किया है, इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कंफ्यूजन आ सकता है. तो कोर पीरियड हमने देखा था, कोर पीरियड और द कोर डेप्थ और कोर वाटरिंग is the first watering done to the plants, to the crop. Means it is after the plants has emerged from the soil. जमीन में बीजाई करने के बाद में जब प्लांट ऊपर में आते हैं तो वो उस वक्त वो क्रॉप को पानी ज्यादा लगता है, तो उस टाइम में जो वाटरिंग करते हैं उसे कोर वाटरिंग करके बोलते हैं. ठीक है, उसके पहले का जो जमीन गीली करने को जो पानी वाटरिंग करते हैं उसको पैलियो करके बोलते हैं ना. मैं फिर से आपको बोलूंगा कि आप थोड़े रिवीजन करते जाइए. तो ये सब इंफॉर्मेशन दिया है इस पर से. अब कोर पीरियड है, सो कोर पीरियड इज द अगेन पार्ट ऑफ द बेस पीरियड.
from first watering to last watering. तो ये consider this core period as the base period for the core depth of water that has been given. यानी एक विशिष्ट समय के लिए 20 दिन के लिए पानी दिया गया, बेस पीरियड और ज्यादा हो सकता है, और क्रॉप बी के लिए 15 दिन है ना. ये ऐसा कोई कोई आखिरी लेट आते हैं तो आपका ही क्लास डिस्टर्ब होता है. सो यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ द वाटर कोर्स, है ना. हमें एज ए इरिगेशन इंजीनियर हमें वाटर कोर्स बनाना है. जैसे अभी टोटल एरिया है फॉर क्रॉप ए के लिए है 1200 हेक्टर टोटल एरिया है, उसमें से 40% is the intensity of irrigation for crop A. So 1200 into 40, that is 480 hectares is the irrigation done for crop A, which has a core period base, that is the part of the base period B, which is equal to 20 days. Crop A के लिए core period है 20 दिन, यानी प्लांट आने के बाद में 20 दिन उसे पानी की जरूरत है. और कोर डेप्थ यानी 480 हेक्टर्स के लिए जो डेल्टा है कोर डेप्थ यानी वाटरिंग, दैट डेल्टा वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर्स और 0.1 मीटर. तो इसलिए क्रॉप ए के लिए ड्यूटी कितनी रहेगी, ड्यूटी यानी फिर से हेक्टर्स पर क्यूमेक्स. हमें डेल्टा और ड्यूटी का रिलेशन मालूम है, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड डिवाइडेड बाय डेल्टा. सो 8.64. अभी ये बेस पीरियड पूरा बेस पीरियड नहीं है, कोर पीरियड लिया है हमने. ये थोड़ा आप न्यूमेरिकल जब आता है तब कंफ्यूज ना होते हुए, हियर वी हैव टेकन कोर पीरियड. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कोर पीरियड ओनली इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड क्यूमेक्स, क्योंकि हमें कैनाल डिजाइन करना है. डेप्थ में तो उन्होंने दिया है 10 सेंटीमीटर करके, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट इन क्यूमेक्स एंड दैट टू हाउ मच हेक्टरेज वन क्यूमेक इरिगेट्स, है ना. तो इस पर से हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज निकाल सकेंगे. टोटल हेक्टर है हमारे पास में 480 हेक्टर एंड द ड्यूटी इज 1728 हेक्टर्स पर क्यूमेक्स, है ना. यानी एक क्यूमेक्स से 1728 हेक्टर हम इरिगेट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ 480 हेक्टर ही करना है. So therefore discharge required is equal to area upon outlet factor, that is that duty, है ना. आउटलेट फैक्टर मैंने इसलिए आपको पहले बोला था. So 480 divided by 1728 is equal to 0.278 cumex is the water required for crop A during Rabi season. अब क्रॉप बी के लिए 35% ये दिया है उसकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, यानी 1200 का 35% ये खेती इरिगेट हो रही है रबी की. तो इसके लिए भी डिस्चार्ज निकालेंगे, है ना. तो वो 1200 का 35% यानी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 420 हेक्टर्स. इसका कोर पीरियड है 15 डेज, दैट हैज बीन गिवन इन द न्यूमेरिकल. Core depth is also given 16 centimeter. The meaning is that for this crop B, which is on 420 hectares, which is sown on 420 hectares, is given the core watering. Core watering, I will again repeat, that is the watering done to the plant after it emerges from the soil. So 420 hectares is that area under plant B. It has a core period of 15 days and the core depth of 16 centimeter or 0.16 meters. For the core watering, KOR, CORE नहीं या KOAR नहीं, core इसका pronunciation भले ही वैसा होता, लेकिन core का मतलब आप समझते जाइए. So I think you all got what I meant to say. Therefore, the duty or the outlet factor, we know the relation. What is delta is equal to 8.64 B upon duty, or duty is equal to 8.64 base period upon डेल्टा. अब ये बेस पीरियड पूरा न लेते हुए, क्योंकि हमें सिर्फ कोर पीरियड के लिए ही
डिस्चार्ज निकालना है, क्योंकि कोर को पानी ज्यादा लगता है जब प्लांट बढ़ते हैं ना शुरू में, तो उसकी ग्रोथ के लिए इट नीड्स मोर वाटर. सो देयरफॉर वी आर फाइंडिंग आउट द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कोर पीरियड इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड. So therefore duty or the outlet factor is found out with this relation. 8.64 into core period is 15 days. Upon the core depth is, it is in meters, 0.16. Therefore the duty or the outlet factor is 810 hectares per cumex. Therefore discharge required is 0.420 total hectareage upon duty, that is again hectare per cumex. Therefore we get 0.519 cumex. So total design discharge of the water course, again I will repeat, this water course is nothing but a canal, but this is the canal at the entry of the farm, at the entry of the agriculture. ठीक है, उसको वाटर कोर्स करके बोलते हैं. तो वो ये वाटर कोर्स में कितना, इससे कितना पानी आना चाहिए, तो वो आना चाहिए क्रॉप ए के लिए 0.278 क्यूमेक्स और क्रॉप बी के लिए 0.519 क्यूमेक्स. तो टोटल है 0.797 और से 0.8 क्यूमेक्स. तो ये 0.8 क्यूमेक्स के लिए हम कैनाल डिजाइन करेंगे, फिर से वो मैनिंग्स फार्मूला वगैरह यूज करके. ठीक है. So what we are interested in? We are interested in to find out the discharge through the canal, which will supply this much quantity of the farm, all these things. Okay. Again, another type of the example, and then we may close this unit. This is again asked in exam a number of times, and it's very easy. The tabular information is given. Table below gives the data about the crop. Various crops are there. Sugar cane, overlap for sugar cane in hot weather. यानी शुगर केन जो है, जो जिसको गन्ना बोलते हैं हम, वो हॉट वेदर में भी कुछ पानी देना पड़ता है उसको, क्योंकि वो 8 मंथ क्रॉप है लगभग. वो सिर्फ 4 महीने का नहीं है या 320 ही दिन का नहीं है, थोड़ा 90 डेज उसको बेस पीरियड ज्यादा भी लगता है. So sugar cane, overlap for sugar cane in hot weather, wheat, गेहूं, बाजरी, wheat रबी में, बाजरी मानसून में, और वेजिटेबल्स यानी जो सब्जी भाजी है वो हॉट वेदर में, और ये सबका बेस पीरियड दिया है. So their duty, table gives the necessary data about the crop, their duty and the area under each crop commanded by the canal, taking off from a storage tank, taking the time factor for the canal to be 13/20. अब टाइम फैक्टर यानी क्या, एक्चुअली जो डिस्चार्ज के लिए वो कैनाल तो 20 दिन बहना चाहिए, लेकिन डैम में पानी कम रहने के कारण द कैनाल रन्स फॉर 13 days. So that is called as 13 divided by 20 is called as the time factor. Actual time, or the actual time the canal has run divided by the theoretical time, maybe in days. So 13 divided by 20. Calculate the discharge required at the head of the canal if the capacity is 0.8. Okay, capacity factor is another definition wherein it is the actual area of or actual capacity with which the canal is running divided by theoretical designed capacity. यानी डिजाइंड कैपेसिटी ज्यादा है, एक्चुअल कैपेसिटी क्योंकि हम 13 ही दिन पानी दे रहे हैं, तो एक्चुअल कैनाल जो इससे कैपेसिटी से बह रहा है वो थोड़ा कम है, इसलिए रेशियो 0.8 है. डिटरमाइन द डिजाइन डिस्चार्ज. ओके, इट्स वेरी सिंपल, दो द इन वर्ड्स इट appears bit complicated, but unless and until you solve it again you will not understand, but it's very simple. Base period is given, area is given of the various crops, that is sugar cane. शुगर केन का कुछ जो एरिया है जो धूपकाले में या हॉट वेदर में जिसको पानी देना पड़ता है 90 दिन के लिए, वो 120 हेक्टर है, और शुगर केन जो हम 320 हेक्टर है. व्हीट है 120 बेस पीरियड डेज है ये पूरे. हाँ, बाजरी को 120 दिन पानी देना पड़ता है, सब्जियों को 120 डेज पानी देना पड़ता है, वेजिटेबल्स. और इसका एरिया है, एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर अंडर दिस वेरियस क्रॉप्स.
sugarcane, overlap of this sugarcane, wheat, etc., bajri, and also duty at the head of the canal is also given. Again, duty is nothing but the hectareage covered per cumex of the water. ये ड्यूटी दिया है ना. आपके दिमाग में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कितना इजी है. आपको एरिया दिया है, आपको ड्यूटी दिया है, तो आप इस पर से, और बेस पीरियड भी दिया है. So with the help of all this, you may find out the delta, or you how to work out the canal discharge. That also you must have run in your mind. Let us move further. So therefore, for the individual now, sugar cane के लिए 850 हेक्टर्स एरिया है, डिवाइडेड बाय उसकी ड्यूटी 580 hectare per cumex. So the discharge required for the sugar cane is 1.466 cumex. Everybody has understood. Area is given, area under the crop divided by duty, that is hectare per cumex. So हेक्टर कैंसल होंगे तो क्यूमेक्स आएगा, यानी डिस्चार्ज मिलेगा. यानी शुगर केन के लिए कितना पानी देना है, कितने दिन के लिए, 320 डेज के लिए 1.466 क्यूमेक्स फॉर दिस मच हेक्टरेज 850 के लिए. Then for the discharge for the overlap of the sugar cane, that is for this second part, 120 hectare divided by 580, again 0.207 cumex. In the same way for the wheat it is found out, 600 divided by 16, 0.375 cumex. In the same way bajra, that is 500 hectares divided by 2000, and on the same way for the vegetables. ये total discharge इतना लगेगा हमको 1.466. सिर्फ इतना ही है कि कुछ जो है शुगर केन एक हॉट वेदर में है, रबी में है, मानसून में है, हॉट वेदर में है, तो एक साथ नहीं लगेगा, वो सीजन में लगेगा. वो कैसे निकालते हैं फिर? सिंस शुगर केन हैज ए बेस पीरियड ऑफ 320 days, it will require water in रबी, मानसून एंड हॉट वेदर. ठीक है, तीनों सीजन में इसको पानी लगेगा, है ना. एक महीना 30 दिन का रहता है, तो 320 days यानी ऑलमोस्ट 1 year, 9 month या 10 month. So it is required for Rabi, Kharif and the hot weather. So therefore discharge required in Rabi is 1.466, है ना. हमने जो यहाँ पे निकाला था शुगर केन के लिए 1.466 प्लस 0.375 plus this 0.375 for the wheat. Then discharge required in monsoon again for the sugar cane, and 0.225 is for the bajra. So 1.716, and discharge required in hot weather is again for the sugar cane, and also for the sugar cane itself in hot weather, plus 0.6 is the discharge required for the vegetables, सब्जियों के लिए. तो हॉट वेदर में सबसे ज्यादा पानी लगता है 2.273 क्यूमेक्स. तो इसलिए हम यदि if we have to supply water to the agricultural farm fields, then जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है यही हमें कैनाल डिजाइन करने के लिए कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम हम दे पाएंगे तो ये कम वाले भी दे पाएंगे. So therefore the maximum demand is 2.273. The time factor is the ratio of number of days canal has actually run to number of days the canal was supposed to run. Here the that factor is 13/20. तो इसलिए इतना पानी 13 दिन में देने के लिए 2.273 into 20 divided by 13, which is equal to 3.497 cumex पानी हमें कैनाल से 13 दिन देना पड़ेगा, 13 days. Then and only then we could give the quantity of 2.273 cumex. Okay, because this 2.273 is required in 20 days, but as the canal is running for 13 days, therefore 2.273 into 20, that is 3.497. That is the answer. That is the design quantity of the canal. Now again another numerical we will see, and then we will switch off for today. For today's unit number 1. Again this is given a very nice example. Again it is asked in exam.
Wheat, sugarcane, cotton, rice, vegetables, etc. For its base period is given. Duty is also given. That is for all these plants per cumex, how much hectareage is covered. That is the duty, and the area under each crop is given. Find the reservoir capacity if the canal losses are 20% and reservoir losses are 12%. है ना. अभी तक के हमने कैनाल की डिस्चार्ज कैसे निकाला वो देखा. अभी हम रिजर्वायर का एखादा डैम हमें बनाना है. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द डैम और द रिजर्वायर. Then how much quantity of water is required to be stored into that reservoir based upon the knowledge of the area to be irrigated, that is area under the irrigation crop. This is the total area for 4800, 5600, 2400, 3200, 1400, etc. Its duty also, that is 1 cubic of the water irrigates how much hectare, and the base period. And slowly I think you are understanding what I mean, as well as what is there hidden into the data given. It's very simple. लॉजिक सिर्फ हमने डेवलप करना है. तो हमें फाइंड द रिजर्वायर कैपेसिटी. यदि कैनॉल लॉसेस 20% है, यानी कैनॉल में से जो हम पानी देने वाले हैं ये पूरे खेतों के लिए, उसमें कुछ लॉसेस है, सीपेज लॉसेस है, इवेपोरेशन लॉसेस वगैरह कैनाल से होते हैं, वो है. और रिजर्वायर लॉसेस भी है 12%. रिजर्वायर में से पानी पाजरता है, लीक होता है. इवेपोरेशन लॉसेस भी तालाब में से बहुत होते हैं. तो इसको कैसा सॉल्व किया जाए, ये बहुत ही सिंपल और सिर्फ टैब्यूलर फॉर्म में है. आप देखिए यहाँ पे above example can be solved by finding the delta for each crop and then multiplying the area of delta to get the total volume of the water needed. Okay, so base period is given. Again the same table, base period, duty we know. So therefore delta we can find out. Delta is equal to 8.64 base period upon duty. Duty in hectare cumex, base period in days. So we will get delta, that is the depth of the water required during the total base period of individual crops for irrigation purpose and for this much field. So we have found out the duties in this way. 8.64 into 120 divided by 1800. The answer is 0.576. आपको चाहिए तो कहीं तो भी एक आधे जगह पे लिख लीजिए. 8.64 into base period is 120 for first, divided by D, that is 1800. The answer is 0.576 meters. In the same way, second one, that is 8.64 into 360 days divided by 800 hectare per cumex is the duty. Then the depth of water required is equal to 3.888 meters. In the same way for the cotton, rice and the vegetable, the duty, the delta is worked out. Now we know we have been given that area in hectares of all these crops, है ना. जो यदि टेबल आपने देखा तो वहां पे एरिया दिया है ये डिफरेंट क्रॉप्स के लिए. So we know the area of the different crops to be irrigated. We know the depth of water, or we have found out the delta, that is the depth of water needed during the entire base period. This is the depth. So area multiplied by depth will give you the volume of the water needed. Okay. So 4800 multiplied by 0.576, that is volume is equal to delta into area, and it will be in hectare meters because area in hectare, the delta or depth in meter, so it is in hectare meters. So all the same procedure is applied. 4800 into 0.576, 2764.8. In the same way, the 5600 into 3.888, 21772.8. And similarly all other quantities of the water in hectare meter, or in, you can say, meter cube, because 10,000 meter square is equal to 1 hectare, we can find out. In this way the total volume of water needed is found out. Its total is done, 33,259.9 hectare meter. Okay, we can say 33
260, राउंडिंग इट टू 33,260 हेक्टर मीटर्स। अब हमें क्या दिया है, इतना पानी हमें डैम में चाहिए, this much water is required into the reservoir to irrigate this much agriculture or this much crops. But we have also been given that there are 20% losses into the canal and 12% losses into the dam. So therefore additional water 20% plus additional water 12% of the 33,260 needed to be stored in the dam, so that we can supply 33,260 to the farm, to the agriculture. Are you getting me? हमें खेती को पानी देना है 33,260 हेक्टर मीटर, लेकिन कुछ कैनल में से लॉसेस है और कुछ डैम में से लॉसेस है। यदि डैम में हम 33,260 जमा करते हैं तो वो लॉसेस जाएंगे, तो इतना पानी हम दे नहीं पाएंगे खेतों को, तो हमें थोड़ा ज्यादा पानी डैम में स्टोर करना पड़ेगा, जिस जो इवेपोरेशन लॉसेस में जाएगा, कैनल लॉसेस में जाएगा, एंड देन फाइनली वी कुड सप्लाई 33,260 हेक्टर मीटर टू द फार्म हाउस, टू दोस एग्रीकल्चरल फार्म्स। So 33,260 को either multiplied by 20%, then 33,260 multiplied by 12%, ये तीनों की यानी 33,260 प्लस 20% प्लस 12% टोटल किया, तो वो भी आपको आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर और कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर। या आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है 20% to be stored, so 33,260 divided by 0.8, that is 20% लेस। तो ये 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 20% बढ़ाने के लिए, और 12% लेस यानी 88% से डिवाइड कर रहे हैं, so we get 47,245 is the capacity of the reservoir. Okay, so we will stop for this unit. There are numerous numericals I have later on, same type of the numericals, but today, and these numericals and their solutions I have given in your notes also. So here for this